बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं। बीजेपी ने बहुत बड़ा आरोप लगा दिया कि पीएफआई का साथ दे रही थी टीएमसी। ये बहुत बड़ा आरोप है, बहुत सनसनीखेज आरोप है, बहुत सीरियस चार्ज है, क्योंकि पीएफआई बैंड प्रतिबंधित ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है, प्रतिबंधित। आतंकी कनेक्शन को लेकर भी कई बार इस पर आरोप लग चुके हैं। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, बीजेपी की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि बंगाल में हिंसा के पीछे एक तो पीएफआई का हाथ, वो तो चलिए आ रहा था। नया ट्विस्ट ये है कि टीएमसी ने पीएफआई का साथ दिया। टीएमसी पीएफआई के साथ मिलकर ये दंगे जैसे हालात बनाए बकौल बीजेपी। वहीं केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने तो सीधे सीधे ममता सरकार को, ममता बनर्जी को जिम्मेदार बता दिया। किरण रिजिजू ने कहा है कि ममता के कानून लागू नहीं करने वाले बयान की वजह से बंगाल में हिंसा बढ़ी। मतलब ममता बनर्जी के बयान की वजह से बंगाल में हिंसा बढ़ी है। और इसको लेकर अब बंगाल में कैसे योगी की मांग हो रही है, सबसे पहले बात इसी की। गंगाइयों को शांति दूत कहती है। अरे नातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं। जोगी बड़ो बड़ो बात कर रहा है, सबसे बड़ा भोगी है। मैं जोगी जी को रिक्वेस्ट करूंगा वो बंगाल में तुरंत आए और लगातार उन्होंने हिंदू का रक्षा करने के लिए यहाँ थोड़ा काम करे। This is only being done to protect and defend the rioters, because we know that this is state-sponsored violence, state-sponsored targeted attacks on Hindus are taking place. ये जो आज ममता बनर्जी कर रही है, इट इज द हाइट ऑफ द अपीजमेंट पॉलिटिक्स भारतवर्ष में। মমতা ব্যানার্জির ইচ্ছায় এবং তার উৎসাহেই হচ্ছে। উনি ঈদের দিনই সেই মেসেজ দিয়েছিলেন যে করো যা ইচ্ছা। देखिए, आज वक्फ कानून पर देश की सबसे बड़ी खबर यह है साहब कि आज सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ एक्ट पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। बहुत बड़ी खबर है, समझ लीजिए इसको। बहुत बड़ी उम्मीद थी आज सुप्रीम कोर्ट से वक्फ विरोधियों को कि सुप्रीम कोर्ट को स्ट्राइक डाउन कर दे। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून पर रोक लगाने से, रद्द करने से इनकार कर दिया। यानी कि जिस वक्त देश में कई जगहों पर वक्फ कानून के विरोध में प्रदर्शन हो रहे हैं, हिंसा हो रही है, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर भी सख्ती जाहिर की है, नाराजगी की। यह तरीका ठीक नहीं है। मुस्लिम संगठन पूरे देश में सड़कों पर उतरने की बातें करें, उस वक्त वक्फ कानून के खिलाफ सुनवाई के पहले ही दिन देश की सर्वोच्च अदालत ने वक्फ कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। आज वक्फ कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने 2 घंटे तक सुनवाई की। 2 घंटे। मैं क्या कहा, क्या नहीं कहा, क्या दलीलें जो है तुषार मेहता की तरफ से, कपिल सिब्बल की तरफ से, सीजीआई, सब आपको बताऊंगा। लेकिन एक बार निचोड़, लब्बो-लुबाब ये है, अदालत ने कानून पर तुरंत रोक लगाने से इनकार कर दिया। दूसरा सुनिए, जिस आर्टिकल 26 के सहारे, आर्टिकल 26 मतलब धार्मिक स्वतंत्रता, आर्टिकल 26 के सहारे मुस्लिम पक्ष ने पूरा आंदोलन खड़ा किया कि आर्टिकल 26 का वायलेशन है, आर्टिकल 26 हमारे धर्म में दखल अंदाजी दी जा रही है, आर्टिकल 26 का वायलेशन है। जिस आर्टिकल 26 के सहारे कहा गया कि वक्फ बिल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, गैर संवैधानिक है, जिस आर्टिकल 26 के सहारे मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट गया, आज सुप्रीम कोर्ट ने उसी आर्टिकल 26 के लिए कहा कि ये आर्टिकल ही सेकुलर है, जो सब पर लागू होता है। आर्टिकल 26 सब पर लागू होता है, धर्मनिरपेक्ष है, चाहे हिंदू चाहे मुस्लिम, आर्टिकल तो सेकुलर है, ये सब पर लागू होता है। तो एक तरीके से 2 सबसे बड़ी दलील, पहला कानून रद्द हो, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कानून पर रोक लगाने की दलीलें यहां नहीं सुनूंगा, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा, नंबर 1। और आर्टिकल 26 पर एक तरीके से पूरे आधार को खत्म कर दिया वक्फ के विरोध का, कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा
कि ये सेकुलर धर्मनिरपेक्ष आर्टिकल है जो सब पर लागू होता है। ये बड़ी और कड़ी टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने की। इस बेंच में मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना के साथ ही जस्टिस संजय कुमार, केवी विश्वनाथन शामिल थे। इस बेंच ने अब सुनिए क्या कहा। कानून के विरोध में खड़े लोगों को पहला झटका कोर्ट ने उनकी इस मांग को खारिज करते हुए दिया, जिसमें उन्होंने मांग की थी कि जब तक कोर्ट इस मामले में कोई फैसला नहीं सुना देता, इस कानून पर रोक लगाई जाए। मतलब वक्फ कानून का विरोध करने वालों ने कानून पर स्टे लगाने की मांग की, कानून पर रोक लगा दी जाए। कोर्ट ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया। कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि कानून को रद्द करने वाली दलीलें पेश ना करें। वक्फ कानून पर रोक लगाने से इनकार। आगे इसके बाद आर्टिकल 26 में देश के नागरिकों को धार्मिक मामलों के प्रबंध करने की छूट दी गई है। आर्टिकल 26, इस पर भी कोर्ट की टिप्पणी वक्फ विरोधियों के एजेंडे को पंक्चर करने वाली थी। कानून के विरोध में खड़े वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट से क्या कहा? कहा कि वक्फ कानून संविधान के अनुच्छेद 26 का उल्लंघन है। कपिल सिब्बल ने कहा कानून संविधान के अनुच्छेद 26 का उल्लंघन है। यह कपिल सिब्बल ने कहा, ठीक, जमीयत की तरफ से। सिब्बल की इस दलील पर चीफ जस्टिस ने क्या कहा? सीजीआई ने कहा अनुच्छेद 26 सेकुलर है, धर्मनिरपेक्ष है, निरपेक्ष है, तो सब पर लागू है। कोर्ट ने कहा अनुच्छेद 26 इस मामले में कानून बनाने पर रोक नहीं लगाएगा। आप समझ लीजिए, 2 मुख्य बुनियाद थे और दोनों की ही एक तरीके से कोर्ट ने जिस तरह से अपनी बात रखी, वक्फ विरोधियों के लिए बहुत बड़ा झटका इसको कहा जा रहा है। कपिल सिब्बल ने उत्तराधिकार की बात की। आगे सुनिए, उन्होंने क्या कहा कि मेरे धर्म में उत्तराधिकार बताने वाला राज्य कौन? मतलब मुस्लिम धर्म, जमीयत की तरफ से, क्योंकि कपिल सिब्बल थे तो उन्होंने कहा साहब कि मेरे धर्म में उत्तराधिकार की बात की। सवाल उन्होंने पूछा है कि उत्तराधिकार की बात की, मेरे धर्म में राज्य कौन होता है यह बताने वाला कि मेरे धर्म में उत्तराधिकार कैसे होगा मुस्लिम धर्म में। इस दलील पर भी सीजीआई ने जो कहा पूरे देश को सुनना चाहिए कि हिंदुओं में भी ऐसा होता है, इसलिए संसद ने मुसलमानों के लिए कानून बनाया। सीजीआई ने कहा लेकिन हिंदुओं में भी ऐसा होता है उत्तराधिकार, संसद ने मुसलमानों के लिए इसलिए कानून बनाया वक्फ। आगे सुनिए, वक्फ कानून के खिलाफ दलील देते हुए मुस्लिम पक्ष के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि इस कानून से 8 लाख वक्फ संपत्तियों में से 4 लाख तो यूं ही चली जाएंगी, 8 में से 4 लाख यूं ही चली जाएंगी। इस पर हस्तक्षेप करते हुए चीफ जस्टिस ने कहा हमें बताया गया कि दिल्ली हाई कोर्ट, अब सुनिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप्पणी है, कोर्ट ने कहा कि हमें बताया गया साहब कि दिल्ली हाई कोर्ट वक्फ भूमि पर बनाए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सभी वक्फ बाय यूजर गलत है, लेकिन वास्तविक ये चिंताजनक स्थिति है। जो वक्फ ने दिल्ली हाई कोर्ट पर दावा कर दिया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें बताया गया कि दिल्ली हाई कोर्ट भी वक्फ पर बना है, वक्फ की जमीन पर है। यह चिंताजनक है। वक्फ कानून के खिलाफ मुस्लिम पक्ष के वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि नए कानून के तहत वक्फ बोर्ड में हिंदुओं को भी शामिल किया जा रहा है। ठीक, वक्फ बोर्ड में गैर मुसलमानों को भी शामिल किया जा रहा है, जो मुसलमानों के धार्मिक अधिकारों का हनन है। इससे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछ लिया, यह भी सुनिए, कि सरकार मुसलमानों को हिंदू धार्मिक ट्रस्टों का हिस्सा बनाने की अनुमति देने को तैयार है। हिंदुओं के दान कानून के मुताबिक कोई भी बाहरी बोर्ड का हिस्सा नहीं हो सकता। लेकिन ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट में आज सिर्फ मुस्लिम पक्ष को ही एक तरीके से सेटबैक है, केंद्र सरकार को भी जो सवाल पूछे हैं, क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई अब वक्फ बाय यूजर पर होगी। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, यह शब्द सुनिए, वक्फ बाय यूजर, क्योंकि वक्फ बाय यूजर को खत्म करने के प्रावधान के खिलाफ मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना से लेकर मुस्लिम पक्ष के वकील कपिल सिब्बल तक तमाम वकीलों ने सवाल उठा दिए। वक्फ बाय यूजर को पूरी तरह से खत्म जो किया गया, उस पर स्पष्टीकरण सरकार से मांगा। सरकार से पूछा कि आखिर इस क्लॉज में छेड़छाड़ क्यों या इसको पूरी तरह से खत्म क्यों किया गया, स्पष्टीकरण मांगा है, पूछा गया है। अच्छा, क्या होता है ये भी सुनिए। वक्फ बाय यूजर उस संपत्ति को कहते हैं, आप बड़े समय से बयान ये वर्ड सुन रहे होंगे, वक्फ बाय यूजर, वक्फ बाय यूजर, इसको हटा दिया है सरकार ने।
ड्रैकोनियन इसको बताया गया कि ये तो बहुत खतरनाक है सरकार की तरफ से, लेकिन दूसरा मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि ये तो जान है, ये इसके बिना तो काम ही नहीं बनेगा। वक्फ बाय यूजर है क्या? उस संपत्ति को कहते हैं जो लंबे वक्त से धार्मिक उपयोग में हो, जो लंबे वक्त से बहुत समय से धार्मिक उपयोग में हो, भले ही उसके नाम पर लिखित डीड या कानूनी दस्तावेज ना हो, लेकिन बहुत वक्त बाय यूजर इतने समय से यूज हो रही है रिलीजियस पर्पस के लिए, चाहे पेपर्स हो ना हो तो वो वक्फ की हो, वक्फ बाय यूजर सरकार ने हटा दिया। इसी को लेकर आज कोर्ट में कहा गया कि भारत में साहब बहुत सी मस्जिदें, दरगाहें 14वीं, 15वीं, 17वीं सदी में बनी थी। उस समय कोई कागज नहीं बनते थे, सेल डीड नहीं, तो ऐसे में वक्फ बोर्ड उनके कागजात लेकर कहां से आएगा? उससे तो वक्फ बाय यूजर के हिसाब से ही माना जाएगा ना वक्फ का, कि इतने लंबे समय से मस्जिद है, इतने लंबे समय से है। जबकि नए वक्फ कानून में सरकार चाहती है कि अगर किसी धार्मिक कार्य से जुड़ी जमीन को लेकर वक्फ बोर्ड के पास कानूनी दस्तावेज नहीं है तो उसे वक्फ संपत्ति ना माना जाए। वहीं वक्फ बाय यूजर का विरोध करते हुए वरिष्ठ वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा है कि साहब वक्फ बाय यूजर एक क्रूर अवधारणा है, बहुत ही ड्रैकोनियन है वक्फ बाय यूजर। इस देश में इस्लामिक आक्रमण के दौरान हजारों मंदिर ध्वस्त किए गए, इसके बावजूद देश में टेंपल बाय यूजर है क्या? ये बहुत ही बुनियादी सवाल है, इसको बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। साहब देश सेकुलर है, धर्मनिरपेक्ष है, सभी धर्मों के लिए समान कानून, सेकुलर। तो वक्फ बाय यूजर हो सकता है तो टेंपल बाय यूजर क्यों नहीं? इतने समय से, सालों से मंदिर, लेकिन कितने मंदिर तोड़ दिए गए? यही विष्णु जैन ने उठाया सवाल कि वक्फ बाय यूजर बहुत खतरनाक है। सुनिए। अजुद्दीन जी, अभी आज हियरिंग हुई। So the violence which led to tragic death of some people are they all because of the instigation and the encouragement which have come from the Chief Minister and his party, our party. देखिए, एक और वक्फ एक्ट पर मुस्लिम पक्ष को सुप्रीम कोर्ट से नाउमीदी हाथ लगी। दूसरी ओर मुर्शिदाबाद के हिंसा पीड़ित हिंदुओं को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ओर से भी आप कह सकते हैं झटका लगा साहब। ऐसा इसलिए क्योंकि वक्फ कानून के खिलाफ हमले मुर्शिदाबाद में हिंदुओं पर हुए, घर हिंदुओं के जलाए गए, पलायन हिंदुओं को करना पड़ा, हत्याएं हुई, घर दुकानें हिंदुओं के लूटे गए और अपने ही देश में रेफ्यूजी शरणार्थी हिंदू बने। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मिली किससे? हिंदुओं से मिलने के बजाय इमामों से, मुस्लिम धर्मगुरुओं से, वो भी कोलकाता में। आप कह सकते हैं चाहे वो दुर्गा मूर्ति विसर्जन के दौरान जो हिंसा हुई थी बंगाल में, या शोभा यात्रा, रामनवमी शोभा यात्रा में जो हिंसा हुई थी एक गली में घुसने को लेकर, ममता बनर्जी ने हमेशा अपनी साइड चुनी है, हमेशा उन्होंने लाइन क्लियर रखी है। इस बार भी मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, हिंदुओं पर हमला हुआ, हिंदुओं को पलायन करना पड़ा, घर दुकानें जल गई, हत्याएं हुई, लेकिन ममता बनर्जी उन हिंदुओं से मिलने की बजाय ये देखिए इमामों से मिल रही हैं बड़े स्तर पर, एक स्टेडियम में मिली, वो भी डंके की चोट पर। साहब कहते हैं कि राजनीति संकेतों की भाषा, और आज मुर्शिदाबाद के पीड़ित हिंदुओं की बजाय वक्फ कानून का विरोध करने वाले इमामों के साथ खड़े होकर ममता बनर्जी ने एक बहुत बड़ा मैसेज दिया कि वो खुलकर किसके साथ खड़ी हैं। वक्फ कानून के खिलाफ इमामों के साथ मीटिंग में ममता बनर्जी ने कहा कि वो हर धर्म का सम्मान करती हैं, तो फिर आप क्यों नहीं मिली ममता बनर्जी? आपके तो मंत्री मानने को तैयार नहीं है। आपके रोते फिराद हाकिम कहते हैं कि कोई वो एक जिले से दूसरे जिले में गए, कोई पलायन ही नहीं हुआ है। आप किसी हिंदू से ममता बनर्जी, जे हिंदुओं को पलायन करना पड़ा, ममता बनर्जी मिली? वो कह रही है कि वो तो हर धर्म का सम्मान करती हैं, हर साल नमाज भी पढ़ती हैं और दुर्गा पूजा में भी शामिल होती हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ भी ममता बनर्जी ने किया है कई बार मंच से, लेकिन मुलाकात यहां पर सिर्फ इमामों से। ममता ने कहा कि वो पश्चिम बंगाल में वक्फ कानून लागू नहीं होने देंगे और मुसलमानों को उनकी बात पर भरोसा रखना चाहिए। वहीं बीजेपी का आरोप है साहब कि ममता बनर्जी ने जानबूझकर उस मंच से उन हिंदू परिवारों को सुरक्षा का भरोसा नहीं दिया जो मुर्शिदाबाद हिंसा के बाद से जान बचाकर भागे हुए हैं। ममता बनर्जी जिस वक्त इमामों के साथ मीटिंग कर रही थी ना, ये वो तस्वीरें भी हैं, इमामों के साथ मीटिंग, क्या काम है आपको सुनाऊंगा। वक्फ कानून के खिलाफ लड़ाई की बातें कर रही थी,
उसी वक्त बीजेपी हिंदू शहीदी दिवस मना रही थी। आज बीजेपी ने शहीदी दिवस, यह शहीदी दिवस उन हिंदुओं के लिए था जिनकी वक्फ कानून विरोधी प्रदर्शनों में हत्या कर दी गई। एक तरफ हिंदू शहीद दिवस आज बीजेपी बना रही थी, इमामों से मिल रही थी ममता बनर्जी। मतलब आप सोचिए, इस पूरे प्रकरण में फर्क साफ है, कौन किसके साथ खड़ा है, लाइन सबकी क्लियर है। बीजेपी शहीद दिवस, क्योंकि हमला हिंदुओं पर, पलायन हिंदुओं का हुआ है, घर बार छोड़कर हिंदुओं को जाना पड़ा, घर दुकान हिंदुओं के लूटे गए, घर जलाए गए, हिंदुओं का पलायन। लेकिन ममता बनर्जी इमामों से मिल रही हैं। आज की ये दो तस्वीर। इमामों के इसी सम्मेलन में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने योगी आदित्यनाथ के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा बोली। ममता ने कहा कि यूपी के मुख्यमंत्री योगिनी भोगी हैं। ममता ने योगी के खिलाफ ऐसे शब्द इस्तेमाल इसलिए किए क्योंकि योगी ने कल मुर्शिदाबाद हिंसा का जिक्र करते हुए क्या कहा था, पूरा देश जानता है। उन्होंने कहा था कि शांति दूत नहीं लातों के भूत हैं, शांति दूत नहीं लातों के भूत है, डंडों से मानेंगे दंगाई। ममता बनर्जी के तथाकथित शांति दूतों का इलाज सिर्फ डंडा है, यह कहा था योगी आदित्यनाथ ने। आज ममता ने क्या कहा, दोनों का बयान एक साथ सुनिए। बहनों और भाइयों, इन दंगाइयों का उपचार ही डंडा है, बिना डंडे के मानेंगे नहीं। आप देख रहे होंगे बंगाल जल रहा है, वहां की मुख्यमंत्री चुप है, दंगाइयों को शांति दूत कहती है। अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं। हम जब तक रहेंगे हम हिंदू मुसलमान को बंटवारा करने नहीं देंगे। अगर ये विश्वास, एक भरोसा आपका है तो मेहरबानी करके, मैंने भांगड़ में भी देखा, इसका बाद क्या जरूरत है। हम देखते हैं जब कोई ऐसा इशू होता है, कोई अपन आइडेंटिटी के लिए निजेर आइडेंटिटी बाड़ाबार जन्य पॉलिटिकली एटाके मिसयूज करे। आई डोंट लाइक दैट। बड़ो बड़ो बात कर रहा है, सबसे बड़ा भोगी है। महाकुंभ में कितना लोगों का मौत हुआ, कितना लोगों ने इंज्योर्ड हुआ, कोई लिस्ट ऑफ पब्लिकली दिया नहीं दिया। बड़ा बड़ा बात करते हो, किसने एनकाउंटर में मेरा मारा, एक भी में रैली किसी को नहीं करने देते, एक भी मिছিল नहीं करने देते। देखिए, आज वक्फ कानून के खिलाफ ममता इमामों के साथ सम्मेलन कर रही थी और आज ही बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने एक ऐसे इमाम का वीडियो पोस्ट कर दिया। ममता बनर्जी इमामों से मुलाकात कर रही है, लेकिन उन इमामों की भाषा सुनेंगे हैरान हो जाएंगे। बीजेपी ने वीडियो पोस्ट किया, इमाम का एक वीडियो पोस्ट जो सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट को धमकी दे रहा था। मोहम्मद मौलाना असीरुद्दीन नाम का यह इमाम खुद को ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के उत्तर दिनाजपुर जिले का अध्यक्ष बता रहा है और ऐलान कर रहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला उसके हक में नहीं आता तो पूरे भारत को ठप कर दिया जाएगा। मतलब सुप्रीम कोर्ट का फैसला फेवर में तो ठीक, हमारे अगेंस्ट गया तो फिर पूरे देश को ठप कर दिया जाएगा। धमकी। इमाम कह रहा है साहब कि सड़कें और रेल लाइनें जाम कर दी जाएंगी। सवाल यह कि पश्चिम बंगाल में जो लोग सीधे सुप्रीम कोर्ट को धमकी दे रहे हैं, देश को धमकी दे रहे हैं, ममता की पुलिस उनके खिलाफ केस दर्ज कर रही है, नहीं कर रही है, क्या कर रही है, जबकि लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है। ममता बनर्जी ऐसे कट्टरपंथियों को गिरफ्तार करने की बजाय संसद के पास वक्फ कानून के खिलाफ मौलानाओं के साथ मंच साझा कर रही है। सुना सकते हैं वो बयान, सुनिए। আমি উত্তর দিনাজপুর অল ইন্ডিয়া ইমাম অ্যাসোসিয়েশনের জেলা প্রেসিডেন্ট হিসাবে আমি বলে দিচ্ছি দায়িত্ব নিয়ে, দেখবেন যদি আমাদের ফলে আইনটা না আসে, যদি ওয়াকফ বোর্ডের যে আইন ছিল সেইভাবে যদি না থাকে, যদি এটাকে আবার অন্যভাবে আইনটাকে করে, তাহলে কিন্তু আমরা ছেড়ে দেব না। রাস্তাঘাটে সব সময় অবরোধ হবে। আমি এটাও তো আজকে বলেছি যে এটা আমি 15 তারিখের পরে রেল অবরোধ করব, যেখানে সেখানে সব জায়গায় রেল অবরোধ হবে। রেলগুলো বন্ধ করবো, আগে আমরা শহরে করতে যাবো না, গ্রামে এসে বন্ধ করবো গাড়ি রেল রাস্তা মোটর ট্রেন সব বন্ধ থাকবে। একদম পশ্চিম বাংলা কেন ভারতবর্ষকে আমরা একদম অচল করে দেব।
उधर आपको बता दें, बंगाल को बचाने के लिए योगी मॉडल की मांग हो रही है कि इन दंगाइयों का एक ही इलाज है, योगी मॉडल। बीजेपी के नेता मांग कर रहे हैं। मुर्शिदाबाद के पीड़ितों ने योगी मॉडल की तर्ज पर दंगाइयों से निपटने की बात कही थी। आज बीजेपी ने कहा कि बंगाल को बचाना है तो दंगाइयों से तो योगी को लाना होगा बंगाल में। बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि योगी बंगाल आए, हिंदुओं की जान बचाए। इसलिए सवाल है कि क्या ममता बनर्जी को दंगाइयों से निपटने के लिए योगी आदित्यनाथ से, जैसा बीजेपी कह रही, की ट्यूशन लेनी पड़ेगी क्या? क्योंकि वक्फ कानून लागू होने के बाद एक और बंगाल लगातार हिंसा, मारकाट, आगजनी, हत्या सब कुछ हो रहा है। प्रशासन दंगाइयों पर काबू पाने के लिए पूरी तरह से फेल है। दूसरी ओर यूपी देखिए, वक्फ कानून को लेकर नाराजगी है, लेकिन वहां कोर्ट का सहारा लिया जा रहा है। दंगाइयों में हिंसा करने की हिम्मत नहीं है। यह योगी मॉडल वर्सेस ममता मॉडल है। योगी राज का यही डर है कि एक और यूपी जीरो दंगा स्टेट है। पिछले 8 साल में यूपी में ना के बराबर दंगे हुए। बंगाल में लगातार हिंसा और दंगे हो रहे हैं। बीजेपी कह रही है योगी जी को बंगाल भेजो। एक और यूपी में गुंडे बदमाश गले में तख्तियां लटकाकर थानों में सरेंडर कर रहे हैं। दूसरी ओर कल और एक और सीसीटीवी वीडियो में ये देखिए, ये वो बगल वाला वीडियो, दंगाई खुलेआम पुलिस पर हमला कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं। इसी को लेकर बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने कहा है कि योगी बंगाल आए, हिंदुओं को बचाए। इसके अलावा शुवेंदु ने ममता की उस बात का भी जवाब दे दिया जिसमें ममता ने क्या कहा था कि प्रदर्शनकारी दिल्ली जाएं। शुवेंदु ने कहा है कि दंगाई ध्यान रखें कि दिल्ली जाने का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है। सुनिए। और मुर्शिदाबाद का राइट्स को लेकर बोल रहा है, कल बोल रहा है इसको सबक सिखाने के लिए भाषा नहीं डंडा का जरूरत है, इसलिए जोगी जी को टारगेट कर रहा है। मैं जोगी जी को रिक्वेस्ट करूंगा वो बंगाल में तुरंत आए और लगातार उन्होंने हिंदू का रक्षा करने के लिए यहाँ थोड़ा काम करे। जोगी जी का भी बंगाल में जरूरत है और किस तरीके से उन्होंने यूपी में दंगाई को सबक सिखा रहा है, वो बंगाल का हिंदू जनता को आकर बोल के थोड़ा हौसला बुलंद होना चाहिए। यूपी होकर तो जाना पड़ेगा ना, जोगी बाबा है ना, यूपी होकर तो जाना पड़ेगा, यूपी होकर ही तो जाना पड़ेगा। जाइए ना, वी वेलकम, जाइए, यूपी होकर जाइए, यूपी होकर जाइए, जोगी आदित्यनाथ जी है। उधर तक बंगाल के मुर्शिदाबाद में 5 दिन बाद आज फिर हिंसा भड़क उठी की बताया जा रहा है कि धुलियान इलाके में एक दुकान में आग लगा दी गई। तस्वीर आपके साथ में चल रही है। इलाके में हड़कंप मच गया। आज फिर हिंसा की खबर है। हिंदू परिवार ने अनहोनी के डर से खुद को अपने घरों में बंद कर लिया है। हालांकि थोड़ी देर में पुलिस और केंद्रीय बल मौके पर पहुंच गए और दुकान की आग बुझा दी गई। बताया गया कि कुछ अज्ञात लोगों ने दुकान में आग लगा दी, फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक मुर्शिदाबाद हिंसा मामले में अब तक आपकी जानकारी के लिए 273 आरोपियों को अरेस्ट किया जा चुका है। 273। बाजार फिर से खुल चुके हैं। मालदा शेल्टर होम से करीब 6 परिवार वापस अपने घरों को लौट आए हैं। 6 परिवार। और जो एक घर से पिता पुत्र को मारा था ना, पिता पुत्र हत्याकांड के आरोपियों को 10 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। इस बीच एक बड़ी खबर यह भी आ रही है कि राष्ट्रीय महिला आयोग का प्रतिनिधिमंडल कल बंगाल में हिंसा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेगा। ये एक बड़ी खबर इसी वक्त मिल रही है कि राष्ट्रीय महिला आयोग का प्रतिनिधिमंडल कल बंगाल जाएगा, हिंसा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेगा। ये दल हिंसा पीड़ित परिवारों से भी मुलाकात करेगा। ममता बनर्जी नहीं मिली हिंदू परिवारों से, लेकिन दिल्ली से अब एक दल आ रहा है राष्ट्रीय महिला आयोग का, वो उनसे पीड़ित पक्ष से मुलाकात करेगा। इस दल की अगुवाई खुद राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष करेंगी। उधर बंगाल के भांगड़ में 11 अप्रैल को हुई हिंसा मामले में पुलिस ने 4 और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अब तक कुल 13 आरोपियों को पुलिस जेल में डाल चुकी है। इन आरोपियों में ज्यादातर आईएसएफ यानी कि इंडियन सेकुलर फ्रंट के कार्यकर्ता और समर्थक हैं, जिनको लेकर लगातार कहा जा रहा है कि एक्शन अब लिया जा रहा है, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। और अब बात करेंगे करप्शन वर्सेस शक्ति प्रदर्शन की। बात नेशनल हेराल्ड के कथित करप्शन घोटाले की। ये सिर्फ और सिर्फ सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी को टारगेट करने का काम किया है। धरना देने का अधिकार उनका है, लेकिन जमीन और फंड लूटने का अधिकार नहीं हो। देश इमरजेंसी के दौर से गुजर रहा है, अघोषित इमरजेंसी। Today is not Indira Gandhi's emergency. Today is Narendra Modi ji's fair and fearless Bharat. कांग्रेस
का कार्यकर्ता आक्रोशित है। एक 12 साल के फर्जी केस में आपको 365वें दिन याद आया चार्जशीट दायर करने के लिए। यूँ कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगा कि कांग्रेस में भ्रष्टाचारियों का समूह बड़ा है। अदालत में लड़ाई जिस एजेंसी के जरिए पहुंचाई गई है, उसकी जो पूरी मंशा है वो सिर्फ और सिर्फ विपक्ष को प्रताड़ित करने के लिए। ये राहुल गांधी से ये सरकार डरती है, इसलिए ईडी को आगे करती है। कांग्रेस ने ईडी बनाई थी और आज ईडी की वजह से ही उन्हें भी परेशानी का सामना करना पड़ा। मैं उन अधिकारियों को भी कहता हूँ, कभी तो चीजें बदलेंगी। अरे नेशनल हेराल्ड वाले मामले में नेहरू परिवार ने बेईमानी की है, जल जाहिर है। हम जो झेल रहे हैं, ये समय भी बदलेगा तो हो सकता है उन लोगों को भी झेलना पड़े। जी हाँ, गांधी परिवार पर शिकंजा कस रहा है। एबीसीडी समझाऊंगा इस पूरे कथित घोटाले की। ईडी, भारत के सबसे शक्तिशाली राजनीतिक परिवार गांधी परिवार के 2 सदस्यों सोनिया गांधी, राहुल गांधी के खिलाफ नेशनल हेराल्ड केस में चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। ईडी की इस कार्रवाई को राजनीतिक प्रतिशोध, पॉलिटिकल वेंडेटा, बदले की कार्रवाई बताते हुए आज कांग्रेस ने, दिखाइए साहब, देश भर में प्रदर्शन किया है। इसके अलावा कांग्रेस इस बात से बुरी तरह चिड़ी हुई है कि ईडी सोनिया गांधी के दामाद, वायनाड से कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी जी के पति रॉबर्ट वाड्रा से कथित लैंड स्कैम में पूछताछ कर रही है। रॉबर्ट वाड्रा मतलब समझिए, राहुल सोनिया पर चार्जशीट और दामाद जी रॉबर्ट वाड्रा से लगातार दूसरे दिन पूछताछ। अच्छा, कल भी होनी है शायद, अब बताया जा रहा है तीसरे दिन। 3 दिन लगातार पूछताछ। कल ईडी ने 6 घंटे पूछताछ की थी रॉबर्ट वाड्रा से, 6 घंटे। आज भी रॉबर्ट वाड्रा ने ईडी से करीब 5 घंटे, अच्छा 5.5 घंटे पूछताछ की। ये प्रियंका भी आज वहां गई थी। 5.5 घंटे आज पूछताछ के लिए वाड्रा जब ईडी दफ्तर पहुंचे तब उनके साथ वायनाड से कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी भी थी। राहुल सोनिया पर चार्जशीट, वाड्रा से दूसरे दिन पूछताछ। एक तरफ नेशनल हेराल्ड केस, दूसरी तरफ हरियाणा जमीन केस। कथित घोटाला, सो कॉल्ड करप्शन का केस। एक तरफ करप्शन, दूसरी तरफ शक्ति प्रदर्शन। नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ ईडी की चार्जशीट अब 25 अप्रैल को सुनवाई होगी। और सुन लीजिए, देखिए ईडी की चार्जशीट में सोनिया और राहुल के अलावा राहुल गांधी के राजनीतिक गुरु, ओवरसीज कांग्रेस से जो अध्यक्ष है सैम पित्रोदा का भी नाम है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, सैम पित्रोदा। अब इसी से तिलमिलाई कांग्रेस ने आज देश भर में प्रदर्शन किया। इनका भी नाम है वैसे चार्जशीट में। राहुल गांधी आरोपी नंबर 1, आरोपी नंबर 2, सैम पित्रोदा। कांग्रेस कह रही है साहब कि ईडी राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से कार्रवाई कर रही है। ये कार्रवाई चुनावों को देखते हुए हो रही है। कांग्रेस कार्यकर्ता हाथ में पोस्टर लेकर कहीं ईडी के दफ्तर पर पैदल मार्च करते नजर आए। वो सारी तस्वीरें देश भर में, जयपुर, जगह जगह हाथों में पोस्टर नजर आए। ईडी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि वो डरेंगे नहीं, हर कार्यकर्ता जेल जाने को तैयार है। कुल मिलाकर कांग्रेस के लोग ईडी की कार्रवाई को लेकर परेशान हैं। लेकिन सवाल तो उल्टा साहब, इस मामले में ईडी की कार्रवाई छोड़िए, ईडी की सुस्त रफ्तार को लेकर उठ रहे हैं कि ईडी इतने समय से कर क्या रही है। नेशनल हेराल्ड केस की शिकायत जब मनमोहन सरकार में हो चुकी है 2012। सुब्रमण्यम स्वामी ने दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में याचिका दाखिल करके आरोप लगाया 2012। गांधी परिवार, उनके करीबी कांग्रेस के कुछ नेताओं ने 2000 करोड़ की संपत्ति 50 लाख में हड़प ली। देखिए ना पूरी टाइमलाइन। 2013 में स्वामी की शिकायत पर मामला दर्ज हुआ, 2013। फिर 14 में कोर्ट ने संज्ञान लिया। जून 2022 में इसी मामले में राहुल से ईडी ने 5 दिन में 50 घंटे पूछताछ की। तो सवाल यह कि चार्जशीट दाखिल करने में करीब 2.5 साल का वक्त क्यों लगा, देरी क्यों हो रही है इतनी? इस देरी को लेकर आम आदमी पार्टी भी सवाल उठा रही है। आम आदमी पार्टी को अलग कष्ट हो रहा है साहब कि राहुल जी ये लोग अभी तक जेल क्यों नहीं पहुंचे, अरेस्ट क्यों नहीं हुए। कह रही है कि ईडी केजरीवाल और राहुल गांधी को लेकर दोहरा रवैया अपना रही है। केजरीवाल पर तो इतनी त्वरित कार्रवाई तुरंत अंदर कर दिया, राहुल जी अभी तक खुले क्यों घूम रहे हैं? ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये तो आम आदमी पार्टी कह रही है। पूरी कहानी आगे सुनाऊंगा। राहुल और रॉबर्ट वाड्रा पर ईडी एक्शन में हो रही देरी से केजरीवाल एंड कंपनी नाराज क्यों है, ये बताने से पहले ऐसा करता हूं जो मैंने आपको बताया था कि भ्रष्टाचार के आरोपी रॉबर्ट वाड्रा का एक हैरान कर देने वाला बयान। धमकाया जा रहा है अधिकारियों को। रॉबर्ट वाड्रा ने कल ईडी की पूछताछ पर कहा था कि ये वक्त की बात है, वक्त बदलेगा,
आज जो मैं झेल रहा हूं उन्हें भी झेलना होगा। इससे पहले राहुल गांधी भी कांग्रेस को इनकम टैक्स के नोटिस पर भड़कते हुए कह चुके हैं सरकार बदलेगी तो कार्रवाई होगी। राहुल जी कह रहे हैं सरकार बदलेगी कार्रवाई होगी। रॉबर्ट वाड्रा कह रहे हैं कि जो मैं झेल रहा हूं आपको भी झेलना पड़ेगा और दोबारा किसी को ऐसा करने की हिम्मत नहीं होगी, राहुल गांधी ने कहा था। राहुल और रॉबर्ट के इन्हीं बयानों का जिक्र करके बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस के नेता जांच एजेंसीज के अफसरों को धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी के आरोपों में सच्चाई है या नहीं, ये बात आप खुद सुनिए। राहुल गांधी, रॉबर्ट वाड्रा, बीजेपी कह रही है दोनों धमका रहे हैं। सुनिए भाषा। टारगेट है हम जरूर, पर सॉफ्ट टारगेट नहीं है, हम हार्ड टारगेट है और हार्डर बनते रहेंगे। देखिए मेरा ये सोच है कि समय बदलता रहता है, हमेशा समय बदलता रहता है। क्यों जो हमारे ऊपर बीत रही है या मतलब कि अगर हम जो झेल रहे हैं ये समय भी बदलेगा तो हो सकता है उन लोगों को भी झेलना पड़े, तो समय समय की बात है। तो मेरा ये है कि मैं ज़रूर जाऊंगा, अभी भी मैं एजेंसियों के पास जाऊंगा, जो भी सवाल हैं पूरे जवाब दूंगा। अगर ये इंस्टीट्यूशंस अपना काम करते, अगर सीबीआई अपना काम करती, ईडी अपना काम करती तो ये नहीं होता। तो उनको ये भी सोचना चाहिए, ये जो सब कर रहे हैं, कि किसी ना किसी दिन बीजेपी की सरकार बदलेगी और फिर कार्रवाई होगी, और ऐसी कार्रवाई होगी कि मैं गारंटी कर रहा हूं ये फिर से कभी नहीं होगा। तो उनको भी सोचना चाहिए। कह रहे हैं कार्रवाई होगी, हालात बदलेंगे, बदला होगा, अधिकारियों को धमकाया जा रहा है क्या, ये बीजेपी कह रही है। हालांकि ये नेशनल हेराल्ड केस का वो कथित घोटाला है जिसमें आरोप लगाए गए हैं। मैं एक बार लब्बो-लुबाब निचोड़ बताता हूं आपकी जानकारी के लिए कि 50 लाख रुपए लगाकर, आप जानना चाहेंगे ना कि ये केस करप्शन का जो बताया जा रहा है वो है भी या नहीं। आरोप क्या है ईडी के हिसाब से, 50 लाख रुपए लगाकर गांधी परिवार और गांधी परिवार के करीबी नेताओं ने 2000 करोड़ की संपत्ति हथिया ली। 50 लाख, पूरी क्रोनोलॉजी में समझाता हूं, आप समझ पाएंगे। आजादी से पहले 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने नेशनल हेराल्ड नाम के एक अखबार की शुरुआत की थी। एबीसीडी समझिए। इस अखबार का संचालन एजेएल यानी कि एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड नाम की कंपनी के पास थी। एजेएल, ठीक। इस कंपनी को 5000 स्वतंत्रता सेनानी सपोर्ट करते थे, वही इसके शेयर होल्डर भी थे। गांधी परिवार का इस पर मालिकाना हक नहीं था। एजेएल, ठीक, एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड। 1947 में, अच्छा हाँ ये पूरा आ गया, अब आप समझ पाएंगे। थोड़ा सा समय लगा लेकिन अब आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। मैं इसको बहुत ही, देखिए, एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड, ठीक, ये एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड 3 प्रकाशन निकालता, कौमी आवाज निकालता था, इसके अलावा नेशनल हेराल्ड और एक और। तो एसोसिएटेड जर्नल को एक तरीके से हुआ ये कि प्रकाशन बंद करना पड़ा क्योंकि एसोसिएटेड जर्नल को पैसे की जरूरत थी। फिर कांग्रेस पार्टी ने 90 करोड़ रुपए किसको दिए? एसोसिएटेड जर्नल को। कांग्रेस पार्टी ने 90 करोड़ का लोन दिया, जिसको लेकर सवाल उठे कि कांग्रेस पार्टी, भाई वो तो पार्टी है, वो जनप्रतिनिधित्व कानून जो है उसके उल्लंघन है, लोन दे ही नहीं सकती। लेकिन 90 करोड़ रुपए दिए एजेएल को, ठीक। अब हुआ साहब ये 90 करोड़ का लोन कांग्रेस पार्टी ने दे दिया इनको। अब आप कहेंगे 50 लाख और 2000 करोड़ कहां से है? रुकिए मैं बताता हूं। फिर ये 2008 में, फिर 2010 में कंपनी बनी यंग इंडियन लिमिटेड। यंग इंडियन, ये 5 लाख शेयर कैपिटल में, 5 लाख। कांग्रेस ने, अब सुनिए पेंच, आरोप ईडी के हिसाब से, कांग्रेस ने राइट टू रिकवरी 90 करोड़ राइट टू रिकवरी का राइट यंग इंडिया लिमिटेड को दे दिया कि साहब ये तुम्हारे पास है राइट टू रिकवरी 90 करोड़ लेने का, ठीक। अब आप कहेंगे यंग इंडिया है तो क्या हो गया? यंग इंडिया में 76% शेयर होल्डर राहुल गांधी, सोनिया गांधी। 76% शेयर होल्डर राहुल गांधी, सोनिया गांधी, ठीक। अब 90 करोड़ क्या इसने वापस किए? नहीं किए। फिर यंग इंडिया लिमिटेड ने कांग्रेस को 50 लाख दिए और उसके बाद 89.5 करोड़ का लोन माफ हो गया। फिर इसने तो 90 करोड़ वापस नहीं किए, लेकिन हुआ ये कि इसके बदले 9 करोड़ शेयर यंग इंडिया को ट्रांसफर कर दिए गए। 9 करोड़ शेयर 10 रुपए के हिसाब से, यानी कि 90 करोड़, तो 99% शेयर जो है वो यंग इंडिया लिमिटेड को ट्रांसफर हुए, जिसका मतलब 2000 करोड़ की संपत्ति यंग इंडिया के पास पहुंच गई। यंग इंडिया, जो ईडी का आरोप है, और यंग इंडिया 2000 करोड़ की संपत्ति का मालिक अगर बना
तो इसके लिए खर्च जो ईडी कह रही है कि खर्च हुए 50 लाख, क्योंकि 50 लाख वापस दिए, बाकी का सारी संपत्ति 2000 करोड़। आज बताते हैं साहब, वो आज 5000 करोड़ है, 5000 करोड़ की आज की मार्केट वैल्यू के हिसाब से। तो इस तरह से इस पूरे मामले में बीजेपी के हिसाब से और खासकर ईडी की चार्जशीट के हिसाब से 50 लाख रुपए में 2000 करोड़ की संपत्ति किसके पास चली गई? यंग इंडिया। यंग इंडिया मतलब राहुल गांधी, सोनिया गांधी, 76% ओनर। अब इसलिए सबसे हैरान कर देने वाले रिएक्शन आम आदमी पार्टी का है। मतलब एक और कांग्रेस कह रही है कि ईडी इतनी कार्रवाई क्यों कर रही है, राहुल सोनिया के खिलाफ ये पॉलिटिकल वेंडेटा है, ये कह रही है। दूसरी ओर 2024 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस की पॉलिटिकल पार्टनर आम आदमी पार्टी इस केस में राहुल सोनिया की अब तक गिरफ्तारी ना होने से परेशान है। वो कह रही है इतना बड़ा घोटाला हो गया आम आदमी पार्टी, राहुल जी सोनिया जी को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? ईडी पर राहुल और केजरीवाल को लेकर दोहरा रवैया का आरोप लगा रही है। आम आदमी पार्टी ने क्या कहा है? आम आदमी पार्टी ने कहा है कि जब भ्रष्टाचार के आरोपों में अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जा सकता है, जबकि वो गिरफ्तारी के वक्त सिटिंग सीएम थे, तो ऐसी कार्रवाई सोनिया गांधी, राहुल गांधी के खिलाफ क्यों नहीं? यह आम आदमी पार्टी पूछ रही है कि दोनों खुले क्यों घूम रहे हैं, जबकि ये दोनों तो किसी संवैधानिक पद पर भी नहीं है। आम आदमी पार्टी कह रही है साहब कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के बाकी नेताओं को भ्रष्टाचार के फर्जी केस में जेल भेज दिया। ऐसी कार्रवाई कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ क्यों नहीं हो रही है? जबकि नेशनल हेराल्ड भी तो करप्शन का मामला है, आम आदमी पार्टी कह रही है। दिल्ली चुनावों में खुद अरविंद केजरीवाल कह चुके हैं कि ईडी की गांधी परिवार में कोई सेटिंग है, इसलिए नेशनल हेराल्ड घोटाले में गांधी परिवार को जेल नहीं भेजा गया, जेल नहीं भेजा गया। अब आपको बताते हैं साहब कि आम आदमी पार्टी को क्यों यह आरोप लगाने का मौका मिल गया कि इतना समय हो गया, कब से चल रहा है मामला, हर बार पूछताछ। रॉबर्ट वाड्रा खुद कहते हैं इतनी पूछताछ हो चुकी है। भ्रष्टाचार के आरोपों पर राहुल और केजरीवाल में भेदभाव कर रही है क्या? कि भ्रष्टाचार के अलग अलग मामलों में दोहरा रवैया अपना रही है क्या ईडी? ऐसा इसलिए भी लगता है क्योंकि कथित शराब घोटाले में अगस्त 2022 में केस दर्ज हुआ था। आप टाइमलाइन समझिएगा, अगस्त 2022 में केस दर्ज हुआ। केस दर्ज होने के 2 साल के अंदर अंदर 21 मार्च 2024 को अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार। आम आदमी पार्टी कह रही है तब तो बड़ी जल्दी थी, 2 साल में गिरफ्तार, अगस्त 2022 में केस दर्ज, मार्च 2024 में गिरफ्तार। लेकिन राहुल और सोनिया के खिलाफ 2014 में केस दर्ज हुआ, लेकिन 25 ये इसकी जांच तब से चल रही है, मतलब तब से इसकी जांच चल रही है जिसको लेकर इसमें आरोप है। लेकिन 2025 यानी कि 11 साल में भी ईडी राहुल और सोनिया के खिलाफ चार्जशीट ही दाखिल कर पाई है, कोई अरेस्ट ही नहीं हो रहा है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी ने कल यह भी आरोप लगाया कि रॉबर्ट वाड्रा से तो ईडी ने सिर्फ 6 घंटे पूछताछ की, लेकिन उनके नेताओं से तो 12-12, 24-24 घंटे पूछताछ की गई। एक दिन में 12-12, 14-14 घंटे, माफ करिएगा 24 नहीं, मैं गलत बोल गया, 12-12, 14-14 घंटे हमारे नेताओं से तो पूछताछ कर ली, इनसे 6 घंटे, 5 घंटे। इसलिए आपका कहना था कि ईडी कार्रवाई में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में भेदभाव कर रही है क्या? सुनिए। नेशनल हेराल्ड केस तो एक ओपन एंड शट केस है, जहां आप अरविंद केजरीवाल जी को, आम आदमी पार्टी के नेताओं को अरेस्ट कर लिए बिना प्रमाण के, बिना सैंक्शन के, बिना लॉ फॉलो किए हुए, जहां कोर्ट ने ईडी सीबीआई को फटकारा इस इलीगैलिटी के लिए। वहां पर मुझे समझ नहीं आता कि आज तक कांग्रेस का कोई भी नेता अरेस्ट क्यों नहीं हुआ। कि हमारे लोग जाते थे तो रात को 9 बजे आते थे, वो तो आ गए वापस। हम तो 8 बजे 9 बजे पूछते ही रहते थे कि भी क्या हुआ, आएंगे नहीं आएंगे, अरेस्ट हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे, वो आ गए वापस वहां से पूछताछ से। और एक बड़ी खबर मुझे इस वक्त मिल रही है, कर्नाटक में 4% मुस्लिम आरक्षण जो लागू किया गया था उसको राज्यपाल की मंजूरी नहीं मिली है। मुस्लिम आरक्षण पर कर्नाटक सरकार को बहुत बड़ा झटका लगा है, ये बहुत बड़ी खबर है। सरकारी ठेकों में 4% मुस्लिम आरक्षण का ये जो पूरा मामला है उसको लेकर ये खबर है, सूत्र हमारे बता रहे हैं 4% मुस्लिम आरक्षण को लेकर ये बड़ी खबर है कि ये अटक गया है। और ये बड़ा झटका इस लिहाज से लगा है कि प्रेसिडेंट का जो एसेंट है, कर्नाटक गवर्नमेंट फॉरवर्ड बिल ऑन 4% कोटा, उसको मंजूरी नहीं मिली है। ये बहुत बड़ी खबर है। राज्यपाल ने बिल राष्ट्रपति के पास भेज दिया है और उसकी मंजूरी जो है नहीं मिली है, शायद ये संभवतः अटक भी जाएगा। उधर दरगाह पर कैसे दंगल, अवैध दरगाह पर बुलडोजर, उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बात इसकी।
वहाँ पर पुलिस अधिकारी मौजूद थे, वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। उन्होंने भी उनको समझाने की कोशिश की, फिर भी वो नहीं माने। इसके ऊपर उन्होंने वहाँ पर पथराव करना शुरू किया। इस घटना में 21 पुलिसकर्मी, अधिकारी, अमलदार, बहुत मामूली उनको इंजरी आई है। आधी रात नासिक में बवाल हो गया। बवाल, सैकड़ों उपद्रवियों ने, भीड़ ने पुलिस फोर्स पर हमला बोल दिया, पत्थरबाजी कर दी, पुलिस की 3 गाड़ियों में तोड़फोड़ कर दी, कबाड़ बना दिया। दरअसल एक दरगाह, अवैध दरगाह पर कार्रवाई होनी थी, उससे पहले ही बवाल हो गया। नासिक में पत्थरबाजी में 21 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। नगर पालिका के करीब 10 कर्मचारी भी जख्मी हो गए। अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर था। बड़ी खबर यह आ रही है कि मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई होगी। और एक और बड़ी खबर है कि बीजेपी की भी बैठक खत्म हो गई है। ये सूत्र हमारे बता रहे हैं कि ये दरअसल पश्चिम बंगाल के हालात को लेकर चर्चा हुई है। गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की ये बैठक चल रही थी, वो बैठक अब खत्म हो गई है। जेपी नड्डा और अमित शाह के बीच ये बैठक चल रही थी। गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके बीच में बैठक। सूत्र बता रहे हैं कि पश्चिम बंगाल के हालात को लेकर चर्चा हुई है। इस बीच एक और बड़ी खबर ये अब मिल रही है कि हिंसा को लेकर कल सुप्रीम कोर्ट में भी दूसरी बड़ी खबर है कि कल सुप्रीम कोर्ट में मुर्शिदाबाद हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। जिस तरह की मुर्शिदाबाद में हिंसा हुई है, दरअसल एसआईटी गठन का मांग की गई है कि एसआईटी गठन हो और पूरी हिंसा की जांच की जाए। जिस तरह से इसमें पीएफआई कनेक्शन, आतंकी कनेक्शन, बांग्लादेशी घुसपैठियों का कनेक्शन सामने आ रहा है, एसआईटी गठन की मांग याचिका में सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एसआईटी गठन हो। कल मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर सुनवाई। इस बीच बीजेपी ने ममता बनर्जी पर बड़ा आरोप लगा दिया है, वो भी सुनिए। So the violence which led to tragic death of some people are all because of the instigation and the encouragement which have come from the chief minister and his party, her party.